everyone, my name is Jagriti and welcome to my channel Let's Enjoy Literature. Today we are going to discuss about European literature and ancient Greek literature. Before that, let's discuss about literature. What is literature? So literature is anything in written form is called literature. The source of literature is English, European literature and languages. And the first two language of world are Latin and Sanskrit language, and currently we have 2917 languages are in existence. So बाकी लिटरेचर की तरह आपने ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे यूरोपियन लिटरेचर के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि लिटरेचर किसे कहते हैं, कोई भी रिटन चीज़ जो ये लिटरेचर कहलाती है। इंग्लिश लिटरेचर के दो सोर्सेज हैं, यूरोपियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। फर्स्ट टू लैंग्वेज जो वर्ल्ड में आई थी, सबसे पहले बोली गई थी, वो है लैटिन लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। एज ऑफ नाउ पूरे वर्ल्ड में अभी जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है वो 2917 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीक रोमन लिटरेचर की। बाकी ब्रिटिश लिटरेचर की तरह ही इसमें भी अलग अलग एजेस हैं। पहला जो एज है वो होमरिक एज है, जो कि 1200 BCE से 800 BCE तक है। Then Barren literature 800 to 500 BCE. Then classical age is 500 to 300 BCE. Then Hellenistic age, which is 300 to 100 BCE. Then Roman age is 100 BCE to 100 AD. आई होप आपको BCE की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। मतलब लेट्स एज्यूम दैट कि जो जब क्राइस्ट जी की डेथ हुई थी उस टाइम को हमने जीरो मान लिया, और उसके बाद जो भी उससे पहले जो भी एज थे उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, और उसके बाद जो भी एजेस थे उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो आज हम एक एज खत्म करने वाले हैं जो है होमरिक एज, जो कि होमर के द्वारा लिखी गई थी एंड 1200 BCE टू 800 BCE माना जाता है। जो इलियाड है, इलियाड एंड ओडिसीज जो है वो होमर के द्वारा लिखी गई थी। इलियाड जो है एक ग्रेट पोएम है, किसके बारे में? फॉल ऑफ ट्रॉय के बारे में। और जो इलियाड नाम रखा गया है वो इस वजह से रखा गया है क्योंकि कैपिटल जो है ट्रॉय का वो इलियास है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इलियाड। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात की गई है, जिसमें से 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेट है वो है स्पार्टा, जो कि राजा वहाँ के है टाइंडेरियस, एंड जो रानी है वो लेडा है। और उनके जो बच्चे हैं वो है क्लाइंटेमिस्ट्रा जो कि सबसे बड़ी बेटी है, देन कैस्टर जो सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद पॉलेक्स छोटे भाई, और देन हेलन जो है वो लेडा एंड जियस की डॉटर है। तो आपने पढ़ा होगा लेडा एंड स्वान। जो जियस हैं वो लेडा को डायरेक्टली प्रपोज करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, बट लेडा जो है वो मना कर देती है क्योंकि वो अपनी चेस्टिटी को खराब नहीं करना चाहती है किसी के साथ। तो वो जियस को कहती है कि आप जो भी हैं गॉड है, बट मैं अपने हस्बैंड से, अपने किंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं की होके रहना चाहती हूँ। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देती है, जिस वजह से जियस को ये चीज़ बहुत हर्ट होती है और जियस प्लान करते हैं उससे बदला लेने का। तो जियस जो है एक स्वान के रूप में आते हैं एंड लेडा का रेप कर देते हैं। तो लेडा जो है इस चीज़ से बहुत ही गिल्ट फील करती है, उसको हमेशा ये फील होता है कि मेरी वजह, मैंने गलत किया है, मैंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, तो वो खुद को मारना चाहती है। बट जियस जो है वो उनको समझाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर तुमने खुद को मार डाला तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहते हैं। और फिर जियस जो है वो लेडा को कहते हैं कि अगर हमारा इसके बाद जो भी बेटा या बेटी होगी वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, इस तरीके का वो आशीर्वाद दे के वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन लेडा जो होती है वो समय नहीं मरती, और फिर हेलन का जन्म होता है। हेलन जो होती है वो जियस एंड लेडा की डॉटर होती है। लेडा हेलन को जन्म देने के बाद भी उसको यही रियलाइजेशन होता रहता है कि जो भी उसने किया वो गलत किया।
उसने अपने पति के साथ धोखा किया है और इस दर्द को नहीं सह पाती और वो खुद को मार डालती है। अब जो किंग टाइंडेरियस हैं, जो कि हेलन के बायोलॉजिकल नहीं बट पिता हैं टाइंडेरियस, वो हेलन को लव नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टाइंडेरियस को ये लगता है कि जो लेडा की डेथ हुई है उसका रीजन और कोई नहीं हेलन है और हेलन की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। अब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे स्टेट के बारे में जो कि एथेंस है। अभी ये जो सारी कहानी एक एक करके हम सभी स्टेट की पढ़ रहे हैं वो सभी बाद में जाके मर्ज होने वाली है। तो आप हर एक स्टेट की स्टोरी या तो कहीं पे आप मेंशन कर लीजिए की पॉइंट्स, ताकि आपको याद रहे और इसको बाद में फिर आप आराम से ऐड डाउन और मर्ज कर सको। अब हम एथेंस की बात करते हैं। तो एथेंस का जो राजा राजा था वो किंग आर्ट्रस था, जो कि उसका बेटा जो था वो एगमेनन एंड वो किंग था माइसीनिया का। फिर उसका एल्डेस्ट सन था जिसका एल्डेस्ट सन जो था वो एगमेनन था और उसका छोटा भाई था मेनलॉस जो कि लैकोनिया का किंग था। माइसीनिया का एगमेनन एंड मेनलॉस का लुकेनिया लैकोनिया। सो क्या होता है, एथेंस जो है, एथेंस का जो राजा है अट्रस, वो अटैक करता है स्पार्टा पे क्योंकि वो चाहता है कि वो हर जगह का किंग बन के रहे और सारी जो राज्य है वो इसके अंडर में हो, किंग अट्रस के अंडर में हो। बट कुछ समय तक फाइट होने के बाद एथेंस का राजा आर्ट्रस समझ जाता है कि वो स्पार्टा से नहीं जीत सकता, तो वो खुद को सरेंडर कर देता है। और उसके बाद किंग टाइंडेरियस को मनाने के लिए वो एगमेनन का रिश्ता जो है वो क्लाइंटिमेस्ट्रा के साथ तय कर देता है। जब एगमेनन एंड क्लाइंटिमेस्ट्रा की एंगेजमेंट हो रही होती है उसी समय हेलन जो है वो वहाँ पहुँच जाती है और एगमेनन उसकी ब्यूटी को देख के वहीं पे फ्लैट हो जाता है और वो कहता है कि किसी भी रूप में क्लाइंटिमेस्ट्रा तो मेरी है ही बट मुझे हेलन भी चाहिए। और वहीं पे मेनलॉस भी खड़ा होता है जो कि हेलन को देख के मेनलॉस को भी उससे प्यार हो जाता है, बट उस समय वो कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद ये कहानी यहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। देन कहानी आती है ट्रॉय की। ट्रॉय एक और स्टेट है जिसमें प्रियम किंग है एंड हैकुबा जो है वो क्वीन है। इनके इनके 5 बच्चे हैं। पहला जो है वो हेक्टर। हेक्टर जो है वो सबसे अच्छा वॉरियर माना जाता है ओवरऑल स्टेट में। उसके बाद जो है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा जो है Hello everyone, my name is Jagriti and welcome to my channel Let's Enjoy Literature. Today we are going to discuss about European literature and ancient Greek literature. Before that, let's discuss about literature. What is literature? So literature is anything in written form is called literature. The source of literature is English, European literature and languages. And the first two language of world are Latin and Sanskrit language. And currently we have 2917 languages are in existence. So बाकी लिटरेचर की तरह आपने ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे यूरोपियन लिटरेचर के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि लिटरेचर किसे कहते हैं, कोई भी रिटन चीज़ जो कि लिटरेचर कहलाती है। इंग्लिश लिटरेचर के दो सोर्सेज हैं, यूरोपियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। फर्स्ट टू लैंग्वेज जो वर्ल्ड में आई थी, सबसे पहले बोली गई थी, वो है लैटिन लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। एज ऑफ नाउ पूरे वर्ल्ड में अभी जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है वो 2917 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीक रोमन लिटरेचर की। बाकी ब्रिटिश लिटरेचर की तरह ही इसमें भी अलग अलग एजेस हैं। पहला जो एज है वो होमरिक एज है जो कि 1200 BCE से 800 BCE तक है। Then Barren literature 800 to 500 BCE. Then classical age is 500 to 300 BCE. Then Hellenistic age which is 300 to 100 BCE. Then Roman age is 100 BCE to 100 AD. आई होप आपको BCE की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। मतलब लेट्स
एज्यूम दैट कि जो जब क्राइस्ट जी की डेथ हुई थी उस टाइम को हमने 0 मान लिया, और उसके बाद जो भी उससे पहले जो भी एज थे उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, और उसके बाद जो भी एजेस थे उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो आज हम एक एज खत्म करने वाले हैं जो है होमरिक एज, जो कि होमर के द्वारा लिखी गई थी, एंड 1200 BCE टू 800 BCE BCE इस एज को माना जाता है। जो इलियाड है, इलियाड एंड ओडिसिस जो है वो होमर के द्वारा लिखी गई थी। इलियाड जो है एक ग्रेट पोएम है, किसके बारे में? फॉल ऑफ ट्रॉय के बारे में। और जो इलियाड नाम रखा गया है वो इस वजह से रखा गया है क्योंकि कैपिटल जो है ट्रॉय का वो इलियास है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इलियाड। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात की गई है, जिसमें से 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेट है वो है स्पार्टा, जो कि राजा वहां के है टाइंडेरियस, एंड जो रानी है वो लेडा है, और उनके जो बच्चे हैं वो है क्लाइंटेमिस्ट्रा जो कि सबसे बड़ी बेटी है, देन कैस्टर जो सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद पॉलेक्स छोटे भाई, और देन हेलन जो है वो लेडा एंड जियस की डॉटर है। तो आपने पढ़ा होगा लेडा एंड स्वान, जो जियस हैं वो लेडा को डायरेक्टली प्रपोज करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, बट लेडा जो है वो मना कर देती है क्योंकि वो अपनी चेस्टिटी को खराब नहीं करना चाहती है किसी के साथ। तो वो जियस को कहती है कि आप जो भी हैं गॉड है, बट मैं अपने हस्बैंड से, अपने किंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं की होके रहना चाहती हूँ। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देती है, जिस वजह से जियस को ये चीज़ बहुत हर्ट होती है, और जियस प्लान करते हैं उससे बदला लेने का। तो जियस जो है एक स्वान के रूप में आते हैं एंड लेडा का रेप कर देते हैं। तो लेडा जो है इस चीज़ से बहुत ही गिल्ट फील करती है, उसको हमेशा ये फील होता है कि मेरी वजह, मैंने गलत किया है, मैंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, तो वो खुद को मारना चाहती है। बट जियस जो है वो उनको समझाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर तुमने खुद को मार डाला तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहते हैं। और फिर जियस जो है वो लेडा को कहते हैं कि अगर हमारा इसके बाद जो भी बेटा या बेटी होगी वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। इस तरीके का वो आशीर्वाद दे के वहाँ से चले जाते हैं, एंड देन लेडा जो होती है वो उस समय नहीं मरती, और फिर हेलन का जन्म होता है। हेलन जो होती है वो जियस एंड लेडा की डॉटर होती है। लेडा हेलन को जन्म देने के बाद भी उसको यही रियलाइजेशन होता रहता है कि जो भी उसने किया वो गलत किया, उसने अपने पति के साथ धोखा किया है, और इस दर्द को नहीं सह पाती और वो खुद को मार डालती है। अब जो किंग टाइंडेरियस हैं, जो कि हेलन के बायोलॉजिकल नहीं बट पिता हैं टाइंडेरियस, वो हेलन को लव नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टाइंडेरियस को ये लगता है कि जो लेडा की डेथ हुई है उसका रीज़न और कोई नहीं हेलन है, और हेलन की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। अब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे स्टेट के बारे में जो कि एथेंस है। अभी ये जो सारी कहानी एक एक करके हम सभी स्टेट की पढ़ रहे हैं, वो सभी बाद में जाके मर्ज होने वाली है। तो आप हर एक स्टेट की स्टोरी या तो कहीं पे आप मेंशन कर लीजिए की पॉइंट्स, ताकि आपको याद रहे, और इसको बाद में फिर आप आराम से ऐड डाउन और मर्ज कर सको। अब हम एथेंस की बात करते हैं। तो एथेंस का जो राजा था वो किंग आर्ट्रस था, जो कि उसका बेटा जो था वो एगमेनन, एंड वो किंग था माइसीनिया का। फिर उसका एल्डेस्ट सन था जिसका एल्डेस्ट सन जो था वो एगमेनन था, और उसका छोटा भाई था मेनलॉस जो कि लैकोनिया का किंग था। माइसीनिया का एगमेनन एंड मेनलॉस का लोकेनिया लैकोनिया। सो क्या होता है, एथेंस जो है, एथेंस का जो राजा है अट्रस, वो अटैक करता है स्पार्टा पे, क्योंकि वो चाहता है कि वो हर जगह का किंग बन के रहे और सारी जो राज्य है वो इसके अंडर में हो, किंग अट्रस के अंडर में हो। बट कुछ समय तक फाइट होने के बाद एथेंस का राजा आर्ट्रस समझ जाता है कि वो स्पार्टा से नहीं जीत सकता, तो वो खुद को सरेंडर कर देता है। और उसके बाद किंग टाइंडेरियस को मनाने के लिए वो एगमेनन का रिश्ता जो है वो क्लाइंटिमेंस्ट्रा के साथ तय कर देता है।
जब एगमेमनन एंड क्लाइटेमेनेस्ट्रा की एंगेजमेंट हो रही होती है उसी समय हेलन जो है वो वहां पहुंच जाती है और एगमेमनन उसकी ब्यूटी को देख के वहीं पे फ्लैट हो जाता है और वो कहता है कि किसी भी रूप में क्लाइटेमेनेस्ट्रा तो मेरी है ही बट मुझे हेलन भी चाहिए। और वहीं पे मेनलॉस भी खड़ा होता है जो कि हेलन को देख के मेनलॉस को भी उससे प्यार हो जाता है, बट उस समय वो कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद ये कहानी यहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। देन कहानी आती है ट्रॉय की। ट्रॉय एक और स्टेट है जिसमें प्रियम किंग है एंड हैकुबा जो है वो क्वीन है। इनके इनके 5 बच्चे हैं। पहला जो है वो हेक्टर। हेक्टर जो है वो सबसे अच्छा वॉरियर माना जाता है ओवरऑल स्टेट में। उसके बाद जो है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा जो है उसको एक यू नो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कैसेंड्रा जो है उसको एक वरदान मिला होता है कि वो किसी के भी फ्यूचर को आने वाले समय को देख सकती है। वहीं फिर प्रिंस एलेक्सेंड्रस है जिसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है इसके अंदर। उसके बाद है ट्रोइलस एंड देन है पॉलेक्सिना। जो प्रिंस अलेक्जेंड्रस है वो बाद में पेरिस भी कहलाया। अब हम डिस्कस करते हैं सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एक साथ मर्ज कैसे हुए। तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था टाइंडेरियस एंड लेडा जिसमें हेलन एंड क्लाइटेमेनेस्ट्रा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। देन एथेंस में जो है वो एगमेमनन एंड मेनलॉस दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ट्रॉय में जो है प्रियम, हैकुबा, हेक्टर, कैसेंड्रा एंड प्रिंस अलेक्जेंड्रस, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कि बाद में जाके हेलन से जिसकी शादी होती है। तो होता ये है कि जब एगमेमनन एंड क्लाइटेमेनेस्ट्रा की एंगेजमेंट हो रही होती है तभी जो है एक डिफरेंट स्टेट होता है जो चाहता है कि वो स्पार्टा को हराए किसी भी रूप में और वहां पे खुद राज करे। तो वो एक प्लान करते हैं कि हम क्लाइटेमेनेस्ट्रा को उसकी एंगेजमेंट के दिन ही, उसकी शादी के दिन ही किडनैप कर लेंगे और किडनैप करने के बाद उसको हर जगह ये अफवाह फैला देंगे कि क्लाइटेमेनेस्ट्रा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। और अट्रस से बदला लेने के लिए टाइंडेरियस ने अट्रस को कुछ नहीं बताया कि इस तरीके की बात ऑलरेडी थी। तो इस तरीके से जो एगमेमनन है वो गुस्से में आके स्पार्टा पे अटैक कर देगा और स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई हो जाएगी और फिर जो है वो अलग जो स्टेट है वो आके यहाँ पे अपना राज्य संभालेगा। तो ये उनका प्लान होता है, बट होता ये है कि क्लाइटेमेनेस्ट्रा की जगह पे हेलन किडनैप हो जाती है और हेलन को वो किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। हेलन को जब वो ले जाते हैं तो उसको हेलन को वहीं पे पता चलता है कि जो उसके पिता हैं वो उससे प्यार नहीं करते और उसका रीजन जो ये है कि उसकी वजह से है, उसकी मम्मी की डेथ हुई है, लेडा की डेथ हुई है। इस वजह से वो उसके पापा उसको प्यार नहीं करते। फिर इस बात का उसे हेलन को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि जब मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो मेरा वहां रहने का भी कोई फायदा नहीं है। बट दूसरी तरफ जो उसका भाई होता है पॉलेक्स, वो उसको ढूंढता ढूंढता हेलन के पास पहुंच जाता है और हेलन काफी मना करती है कि मत लड़ो। उसके बाद भी पॉलेक्स जो है वो उन दोनों लोगों से लड़ता है जो हेलन को किडनैप करके लेके जाते हैं और उस समय ही पॉलेक्स की डेथ हो जाती है। कैस्टर की ऑलरेडी एक इसी तरीके के वॉर में डेथ हो चुकी होती है एंड पॉलेक्स बचता है एक यंगेस्ट सन जो कि इन फ्यूचर स्पार्टा का राजा बन सकता था। बट अब वो नहीं रहा हेलन की वजह से। हेलन जो है पॉलेक्स की बॉडी को लेकर वापस स्पार्टा पहुंचती है ताकि जो उसका क्रिमिनेशन है वो अच्छे से हो सके। और जब वो वहां पहुंचती है तो स्पार्टा का किंग टाइंडेरियस जो है वो बहुत नाराज होता है उससे और उसे ऐसा लगता है कि हेलन की वजह से जो यहाँ का होने वाला राजा था उसकी भी डेथ हो गई, उसी की वजह से उसकी जो प्यारी वाइफ है उसकी भी डेथ हो गई। तो वो हेलन से नफरत करने लगता है और सभी किंग्स होते हैं उस जगह पे जब पॉलिक्स की बॉडी आती है और चिता जब जलाई जा रही होती है तो उस समय सारे किंग वहां उपस्थित होते हैं, जैसे एगमेमनन हो गया, हेक्टर हो गया, वो सारे राजा वहां पे इकट्ठा होते हैं। और उसी समय जो है स्पार्टा के किंग टाइडेरियस बोलते हैं कि मुझे
हेलेन आज से मेरी बेटी नहीं है और मैं इसको ट्रॉय से अलग करता हूँ। जिसको भी हेलेन चाहिए वो रख सकता है, हेलेन अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है। इस तरीके से कह के वो वहां से चले जाते हैं और बाकी के जो किंग्स हैं वहां पे जो बसते हैं वो सभी आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि कौन हेलेन से शादी करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। जो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एगमेम्नन एंड मेनलॉस दोनों ही उससे प्यार करते हैं। उसके अलावा भी कई सारे राजा थे जो उससे शादी करना चाहते थे। तो वहां पे एक गेम खेला जाता है जिस गेम का नाम होता है रिंग एंड पोर्ट। तो होता ये है कि सभी राजा अपनी अपनी रिंग निकाल कर उस पोर्ट में रखते हैं। उस पोर्ट को हवा में उछाला जाता है और उसकी रिंग जो वापस उस पोर्ट में गिरती, जिसकी भी रिंग उस पोर्ट में वापस गिरती है उसी को उससे शादी करनी पड़ती है। हेलेन से शादी करनी होती है। तो कैसेंड्रा जो है उसको एक वरदान मिला होता है कि वो किसी के भी फ्यूचर को, आने वाले समय को देख सकती है। वहीं फिर प्रिंस एलेक्सेंड्रस है जिसकी बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है इसके अंदर। अ, उसके बाद है ट्रोइलस एंड देन है पॉलेक्सिना। जो प्रिंस अलेक्जेंड्रस है वो बाद में पेरिस भी कहलाया। अब हम डिस्कस करते हैं सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एक साथ मर्ज कैसे हुए। तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था टाइंडेरियस एंड लेडा, जिसमें हेलेन एंड क्लाइटेमेनेस्ट्रा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। देन एथेंस में जो है वो एगमेम्नन एंड मेनलॉस दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ट्रॉय में जो है प्रियम, हेकुबा, हेक्टर, कैसेंड्रा एंड प्रिंस अलेक्जेंड्रस, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि बाद में जाके हेलेन से जिसकी शादी होती है। तो होता ये है कि जब एगमेम्नन एंड क्लाइटेमेनेस्ट्रा की एंगेजमेंट हो रही होती है, तभी जो है एक डिफरेंट स्टेट होता है जो चाहता है कि वो स्पार्टा को हराए किसी भी रूप में और वहां पे खुद राज करे। तो वो एक प्लान करते हैं कि हम क्लाइटेमेनेस्ट्रा को उसकी एंगेजमेंट के दिन ही, उसकी शादी के दिन ही किडनैप कर लेंगे और किडनैप करने के बाद उसको हर जगह ये अफवाह फैला देंगे कि क्लाइटेमेनेस्ट्रा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। और अट्रस से बदला लेने के लिए टाइंडेरियस ने अट्रस को कुछ नहीं बताया कि इस तरीके की बात ऑलरेडी थी। तो इस तरीके से जो एगमेम्नन है वो गुस्से में आके स्पार्टा पे अटैक कर देगा और स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई हो जाएगी और फिर जो है वो अलग जो स्टेट है वो आके यहाँ पे अपना राज्य संभालेगा। तो ये उनका प्लान होता है, बट होता ये है कि क्लाइटेमेनेस्ट्रा की जगह पे हेलेन किडनैप हो जाती है और हेलेन को वो किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। हेलेन को जब वो ले जाते हैं तो हेलेन को वहीं पे पता चलता है कि जो उसके पिता हैं वो उससे प्यार नहीं करते और उसका रीजन जो ये है कि उसकी वजह से है, उसकी मम्मी की डेथ हुई है, लेडा की डेथ हुई है। इस वजह से वो उसके पापा उसको प्यार नहीं करते। फिर इस बात का हेलेन को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि जब मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो मेरा वहां रहने का भी कोई फायदा नहीं है। बट दूसरी तरफ जो उसका भाई होता है पॉलेक्स, वो उसको ढूंढता ढूंढता हेलेन के पास पहुंच जाता है और हेलेन काफी मना करती है कि मत लड़ो। उसके बाद भी पॉलेक्स जो है वो उन दोनों लोगों से लड़ता है जो हेलेन को किडनैप करके लेके जाते हैं और उस समय ही पॉलेक्स की डेथ हो जाती है। कैस्टर की ऑलरेडी एक इसी तरीके के वॉर में डेथ हो चुकी होती है एंड पॉलेक्स बचता है एक यंगेस्ट सन जो कि इन फ्यूचर स्पार्टा का राजा बन सकता था। बट अब वो नहीं रहा हेलेन की वजह से। हेलेन जो है पॉलेक्स की बॉडी को लेकर वापस स्पार्टा पहुंचती है ताकि जो उसका क्रिमिनेशन है वो अच्छे से हो सके। और जब वो वहां पहुंचती है तो स्पार्टा का किंग टाइंडेरियस जो है वो बहुत नाराज होता है उससे और उसे ऐसा लगता है कि हेलेन की वजह से जो यहाँ का होने वाला राजा था उसकी भी डेथ हो गई, उसी की वजह से उसकी जो प्यारी वाइफ है उसकी भी डेथ हो गई। तो वो हेलेन से नफरत करने लगता है और सभी किंग्स होते हैं उस जगह पे जब पॉलिक्स की बॉडी आती है और चिता जब जलाई जा रही होती है तो उस समय सारे किंग वहां उपस्थित होते हैं, जैसे एगमेम्नन हो गया, हेक्टर हो गया, वो सारे राजा वहां पे इकट्ठा होते हैं और
उसी समय जो है स्पार्टा के किंग टाइटेरियस बोलते हैं कि मुझे हेलेन आज से मेरी बेटी नहीं है और मैं इसको ट्रॉय से अलग करता हूँ। जिसको भी हेलेन चाहिए वो रख सकता है, हेलेन अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है। इस तरीके से कह के वो वहां से चले जाते हैं और बाकी के जो किंग्स हैं वहां पे जो बसते हैं वो सभी आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि कौन हेलेन से शादी करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और हर कोई उसे शादी करना चाहता है। जो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एगमेन एंड मेनलॉस दोनों ही उससे प्यार करते हैं। उसके अलावा भी कई सारे राजा थे जो उससे शादी करना चाहते थे। तो वहां पे एक गेम खेला जाता है जिस गेम का नाम होता है रिंग एंड पोर्ट। तो होता ये है कि सभी राजा अपनी अपनी रिंग निकाल कर उस पोर्ट में रखते हैं। उस पोर्ट को हवा में उस पोर्ट को हवा में उछाला जाता है और उसकी रिंग जो वापस उस पोर्ट में गिरती जिसकी भी रिंग उस पोर्ट में वापस गिरती है उसी को उससे शादी करनी पड़ती है। हेलेन से शादी करनी हो। जो भी रिंग उस पोर्ट में वापस आके गिरती है उसी को वही उससे शादी कर सकता है, हेलेन से शादी कर सकता है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो एगमेनन है वो किसी भी रूप में हेलेन को पाना चाहता है और इस गेम में शर्त रखी जाती है कि जो भी शादीशुदा पुरुष है वो इस गेम में हिस्सा नहीं लेंगे। तो एगमेनन एक चाल सोचता है और वो सोचता है कि एक वो रखा जाए, क्या कहते हैं उसको, अ, एक शर्त रखी जाए कि एक शर्त रखी जाए कि जो भी उससे शादी करेगा, हेलेन से शादी करेगा, उससे पहले जो हेलेन की ब्यूटी है वो हर एक राजा देखेगा। हेलेन की ब्यूटी को हर एक राजा एंजॉय करेगा। ये एगमेनन एक शर्त रखता है और फिर वो गेम खेला जाता है जो कि क्या है, रिंग एंड पोर्ट गेम है। तो जैसे ही उस रिंग को हवा में उछाला जाता है मैनलॉस की अंगूठी वापस आके उस पोर्ट में गिर जाती है और ये डिसाइड हो जाता है कि मैनलॉस जो है वो हेलेन से शादी करेगा। फिर जो बाकी राजा होते हैं वो एगमेनन से पूछते हैं कि हेलेन तो अब तुम्हारे ही घर की बहू बनने वाली है और तुम्हारे छोटे भाई की वाइफ बनने वाली है, तो क्या अभी भी जो तुम्हारी शर्त है वो पूरी की जाएगी? तो एगमेनन कहता है जी बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि एगमेनन को किसी भी रूप में हेलेन चाहिए होती है। तो मैनलेस जो है वो डिसाइड करता है कि इस तरीके से तो हेलेन को बहुत पेन सहना पड़ेगा। तो वो मैनलॉस जो है वो हेलेन को रिक्वेस्ट करता है कि जब भी उनकी शादी होगी उस सभा में हेलेन को विदाउट क्लोथ्स आना पड़ेगा और एक ऐसी प्लेस पे खड़ा होना होगा जहां से सभी उसकी ब्यूटी को देख सके, सभी राजा उस ब्यूटी को देख सके। पहले तो हेलेन को जब ये बात पता चलती है कि मैनलॉस ने इस तरीके से उसे मैसेज भेजा है तो वो बहुत बुरा मान जाती है और वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। बट क्योंकि क्लाइंटी मिस्ट्रा उसको समझाती है तो वो मान जाती है कि हाँ ओके ठीक है, आई विल गो देयर। और वो जाती है नेक्ड और एक ऐसे प्लेस पे खड़ी होती है जहां से हर एक राजा उसकी ब्यूटी को देख सके। इस तरीके से एगमेनन की जो शर्त होती है वो भी पूरी हो जाती है और हेलेन जो है वो उस पेन से बच जाती है। तो उसके बाद जो है हेलेन जो है वहां से चली जाती है और उसको बहुत ही बुरा फील होता है और वो ऊपर दौड़ते दौड़ते छत पे चली जाती है खुद को मारने के लिए। अब इसकी कहानी एथेंस की और स्पार्टा की यहीं रोकते हैं हम। अब ट्रॉय पे आते हैं। अब स्टोरी जो आती है वो ट्रॉय की आती है। ट्रॉय का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रियम हेकुबा वहाँ के राजा एंड रानी थे। उनके बच्चे जो हैं, हेक्टर जो है वो सबसे बड़ा योद्धा था, वॉरियर था। जो कैसेंड्रा थी उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो किसी के भी फ्यूचर को देख सकती है। प्रिंस प्रिंस अलेक्जेंड्रस जो था वो एक बेटा था जिसको वो सेक्रीफाइस करते हैं। फिर है ट्रोलियस एंड पॉलेक्सिना। तो अभी हम कहानी पढ़ते हैं अलेक्जेंड्रस की। अलेक्जेंड्रस जो है वो बेटा होता है किंग एंड क्वीन का। एंड जब उसका जन्म अलेक्जेंड्रा का जन्म होता है तो वहां पे कैसेंड्रा को बुलाया जाता है उस बेबी का फ्यूचर देखने के लिए। तो कैसेंड्रा अलेक्जेंड्रस का फ्यूचर देख के उसको किंग एंड क्वीन को बताती है कि ये जो बच्चा है वो श्रापित है और इसकी वजह से इन फ्यूचर ट्रॉय का अंत होगा। हम सभी लोग बचने की कोशिश करेंगे बट हम लोग नहीं बच पाएंगे, इसलिए बेटर है कि इस बच्चे को या मार दिया जाए। तो प्रियम एंड हेकुबा
एंड हेकुबा ट्रॉय को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए अपने जो सर्वेंट होते हैं उनको ये बोलते हैं कि प्रिंस अलेक्जेंड्रस को जाके एक सब आईडी एक सबसे बड़े पहाड़ी पे से जाके उसको फेंक दो ताकि वो मर जाए। वो उस माउंटेन का नाम होता है आइडा, जो उस माउंटेन पे जाके उसको फेंकना होता है। जो सर्वेंट होता है वो उस बेबी को उठाता है और जाके माउंटेन एडा पे जाके उसको फेंकने की कोशिश करता है, बट उस बच्चे का भोला प्यारा सा चेहरा देख के उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां से फेंके, और उस बच्चे को उसी पहाड़ पे वो रख के आ जाता है ये बोल के गॉड अपोलो को कि ये बच्चा एक सेक्रीफाइस है, तो इसको जरूरी नहीं है कि मैं इसको मार के ही सेक्रीफाइस कंप्लीट करूंगा, मैं इसको यहाँ पे रख के चला जाता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे एज ए सेक्रीफाइस आप इसे मारना चाहे तो मार दीजिए, अगर रखना चाहे तो रख लीजिए। तो वहीं पे जो सेफर्ड है, एक सेफर्ड आता है और वो उस बच्चे को देख के उसको अपने साथ ले जाता है और पालने पोसने लगता है और बड़ा कर देता है। तो एक दिन जब वो बच्चा केव में बैठा होता है तो वहां पे उसको तीन क्वींस मिलती तीन गॉडेस मिलती हैं, जो कि एक ब्यूटी की गॉडेस होती है, एक गॉडेस ऑफ कॉज। तो ये सभी जो होती है वो जीएस की वाइफ होती हैं। जो एफ्रोडाइट होती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं और वो ब्यूटी का ही ब्यूटी ब्यूटी की ही गॉडेस मानी जाती है। देन गॉडेस ऑफ एथना होती है जो कि विक्ट्री की गॉडेस होती है। देन गॉडेस ऑफ एरिस जो होती है वो कॉज की एंड ट्रबल्स की गॉडेस होती है। तो वो सभी उनके पास आके उससे बच्चे से पूछती है, जिसका नाम अब प्रिंस अलेक्जेंडर से हटके पेरिस हो चुका है, जो कि उस सेफर्ड ने रखा है, और उनसे पूछती है कि हम तीनों में सबसे ब्यूटीफुल कौन है, और उसे अलग अलग तीन तरीके की टेम्पटेशन देती है। जो गॉड एफ्रोडाइट होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी शादी एक सबसे ब्यूटीफुल लड़की से करूंगी, और उस लड़की का चेहरा जो होता है वो हेलन का चेहरा दिखाती है। और देन जो गॉडेस ऑफ एरिस होती हैं वो कहती हैं कि मैं तुम्हें भी कभी भी किसी भी ट्रबल में नहीं डालूंगी अगर तुम मुझे चुनोगे तो। फिर गॉडेस ऑफ एथना होती है, वो कहती है कि तुम कभी भी किसी भी वॉर में हारोगे नहीं, मैं तुम्हें विक्ट्री का वरदान दूंगी। तो वो जो पेरिस होता है वो सोचता है कि मेरे लिए, मैं राजा तो हूं नहीं जो मैं लड़ाई करूंगा, तो विक्ट्री मेरे किसी काम की नहीं है, वेल्थ उसके किसी काम की नहीं है जो गॉडेस ऑफ हेरा उसको प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए वो जो चूज करता है वो एफ्रोडाइटे को चूज करता है, और वो कहता है कि आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, ताकि वो हेलन से शादी कर सके। हेलन को वो चूज करता है। वहां पे वहीं पे जब वो बैठा होता है एक दिन, तो उसकी जो बैल होती है वो कहीं गायब हो जाती है, भाग जाती है, और जब वो उसको ढूंढता ढूंढता पहुंचता है तो वो देखता है कि कई सारे लोग जो है उस बैल को पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो प्रियम जो है, सॉरी पेरिस जो है, उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है ये मेरी बैल है। तो वहां की वो लोग कहते हैं कि ट्रॉय में एक कंपटीशन हो रहा है, और हमारे राजा प्रियम ने डिसाइड किया है कि ये बैल जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा उसको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर तुम इस बैल को वापस चाहते हो तो तुम्हें वहां पे आके उस कंपटीशन को जीतना पड़ेगा। पेरिस उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां ट्रॉय एक स्टेट है, वहां पे जो कंपटीशन होती है वो फाइटिंग की कंपटीशन होती है। पेरिस जो है वो कई सारे सोल्जर्स को, हेक्टर के सोल्जर्स को मार गिरा डालता है, जिस वजह से हेक्टर परेशान हो जाता है और कहता है कि ये सारे मेरे सोल्जर्स हैं जिन्हें मैंने खुद गाइड किया है, और वो इस लड़के से, एक सेफर्ड से कैसे हार सकते हैं। तो उसके बाद हेक्टर एंड पेरिस के बीच में लड़ाई हो रही होती है, बट जो कैसेंड्रा होती है वो उसको पहचान लेती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी फ्यूचर देखने का वरदान मिला हुआ था। वो प्रियम को एंड हेकुबा को बताती है कि ये जो बच्चा है वो सेफर्ड नहीं है, ये वही है अलेक्जेंड्रस जिसको हमने फेंका था। तो प्रियम जो है वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए अपने अ, उस सर्वेंट को बुलाते हैं जिसको ये ऑर्डर दिया गया था। तो सर्वेंट बताता है कि उसने उस बच्चे को फेंका नहीं था, जबकि बल्कि उस माउंटेन ऑफ एडा पे उसको रख के आ गया था। तो उसके बाद जो है ये चीज कंफर्म हो जाता है कि पेरिस जो है और कोई नहीं अलेक्जेंड्रस ही है,
और प्रियम एंड हेकुबा कहते हैं कि नहीं, हम अब क्योंकि 20 सालों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये बच्चा श्रापित नहीं है, ये बच्चा सही है, तो इसको हम अपने साथ ही रखेंगे। इसके लिए कैसेंड्रा और हेक्टर जो है वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, ये बच्चा श्रापित है, हो सकता है अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि ये हमसे दूर रहता है। बट फिर भी इसकी बात कैसेंड्रा की और हेक्टर की बात नहीं मानते हैं कोई भी। एंड प्रियन एंड हेकुबा प्रिंस अलेक्जेंड्रस को अपना लेते हैं और वो अपने राज्य में उसको जगह देते हैं, तो पेरिस वहीं पे रहना शुरू कर देता है। अब हेक्टर एंड कैसेंड्रा उसको बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो वो एक प्लान करते हैं पेरिस को मारने के लिए। तो अब कहानी वहीं पे आ जाती है जहाँ पे मेनलॉस एंड हेलन की शादी होने वाली थी। मेनलॉस ये रहा एंड हेलन की शादी होने वाली थी। तो वहीं पे जो कैसेंड्रा है एंड हेक्टर है वो पेरिस को भेज देते हैं कि स्पार्टा जो है वो ट्रॉयस को नहीं पसंद करता, तो वहाँ पे एगमेनन ट्रॉय पे पेरिस पे हमला कर सकता है और उसको मार सकता है। तो इसलिए वो जानबूझ के पेरिस को ही भेजते हैं वहाँ पे। और पेरिस जब वहाँ पहुँचता है उस लोकेशन पे जहाँ पे मेनलॉस एंड हेलन की शादी होने वाली होती है, और हेलन जो है वो नेक्ट उस प्लेस पे खड़ी होती है, तो हेलन की नज़र पेरिस पे पड़ती है और हेलन एंड पेरिस को एक दूसरे से उसी टाइम पे प्यार हो जाता है। पेरिस को तो ऑलरेडी वरदान मिला होता है कि वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लड़की से शादी करेगा जो कि हेलन होती है। तो हेलन वहाँ उस लोकेशन से निकल के जब वो छत पे जा चुकी होती है मरने के लिए, उसी समय पेरिस जो है उसको रोक लेता है और वो दोनों एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं कि हमने लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली है। पेरिस कहता है कि मैंने भी ये प्रॉब्लम्स झेली है, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से वो कह के हेलन को मरने से रोक लेता है और पेरिस को हेलन को बचा लेता है। जब पेरिस रात में सो रहा होता है तो हेलन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके जो जो एगमेनन एंड जो मेनलॉस हैं वो दोनों पेरिस को मारने का प्लान बना रहे हैं। तो हेलन पेरिस को बता देती है ये जाके और पेरिस को भागने के लिए कहती है। तो पेरिस हेलन से पूछता है अगर मैं भाग गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, तो तुम्हें मेरे साथ चलो। और पेरिस जो है वो हेलन को साथ लेके ट्रॉय आ जाता है और प्रियम एंड हेकुबा को बताता है कि पेरिस जो है वो हेलन से शादी करना चाहता है और उससे प्यार करता है। प्रियम हेकुबा इस चीज को मान जाते हैं, बट सभी को पता होता है कि ये एक वॉर की शुरुआत है। अब एगमेनन मेनलॉस सभी को गुस्सा आता है और वो सभी इससे लड़ने आते हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है 10 सालों की वॉर शुरू होता है यहीं से। अब ट्रोजन वॉर में 10 इयर्स का वॉर स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, मैंने एक चीज आपको मिस कर दिया बताना, जो कि ये है एक अदर स्टेट है जिसका नाम है एग्ननन सी। एग्ननन सी में मार्मेडन्स एग्ननन सी में मार्मेडन्स जो है एक जलपरी होती है। मार्मेडन्स जो है एक स्टेट है एग्ननन सी के अंदर। वहाँ पे पेलस करके किंग होता है, थेटिस क्वीन होती है, मरमेड एंड सिस्टर ऑफ गॉडेस हेरा, जो हेरा की जो है वो सिस्टर होती है, उनका बेटा होता है एक्लिस। अब जो जीएस होते हैं, जीएस की चार तीन वाइफ होती है। एक तो गॉडेस ऑफ हेरा जो कि वेल्थ की है, गॉडेस ऑफ एफ्रोडाइटे जो कि ब्यूटी के लिए मानी जाती है, गॉडेस ऑफ एरिस जो है वो कॉज के लिए मानी जाती है। तो यहाँ पे होता ये है कि जो पैलेस जो थेटिस है वो एक्चुअली गॉड है और जो पैलेस है एक नॉर्मल इंसान है। तो जब थेटिस एंड पैलेस की शादी अगर हो जाती है तो इनका जो बेबी होगा वो डेमी गॉड कहलाएगा। डेमी गॉड जो है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं एक गॉड से भी और एक ह्यूमन से भी। जीएस जो है वो मोस्टली सभी गॉडेस से शादी कर चुके होते हैं, बट वो थेटिस से शादी नहीं कर पाते, थेटिस उनके प्यार को ठुकरा देती है। तो कहीं ना कहीं जीएस को ये डर लगा रहता है कि एक दिन जब थेटिस का बच्चा होगा तो वो उनके लिए खतरा बन सकता है और वो उन्हें मार सकता है। और ये बात ऑलरेडी थेटिस को पता होती है कि ऐसा हो सकता है। जब थेटिस का बच्चा होता है एक्लिस, तो थेटिस को पता चलता है कि वो डेमीगॉड नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है। तो थेटिस को पता चल जाता है कि जीएस जो है वो एक्लिस को मार डालेगा, इसलिए थेटिस उसको एक रिवर के पास लेके जाती है जिस रिवर का नाम होता है
रिवर स्टिक्स, जो कि एक हेवनली रिवर होता है और एक मैजिकल रिवर होता है, उसमें उस बच्चे को वो उल्टा करके डाल देती है नदी के अंदर, और उसकी एंकल को वो पकड़ के उस नदी के अंदर डालती है, तो उसका जो पूरा बॉडी होता है वो इमॉर्टल हो जाता है, और वो किसी भी युद्ध में किसी भी तरीके से कभी भी मारा नहीं जा सकता। तो इस तरीके का उसका पावर हो जाता है। तो जो ये एक्लीज होता है, उसको पता होता है कि हेक्टर जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छा वॉरियर माना गया है, तो और सेकंड नंबर पे एक्लीज आता है। तो वो एक्लीज सेकंड नंबर पे नहीं आना चाहता है, एक्लीज को इस चीज से प्रॉब्लम होती है और वो चाहता है कि वो किसी भी तरीके से उसको डिफीट करे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। हम ट्रोजन वॉर में क्या क्या हुआ उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो आपको करने बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मैंने जो आपको बताया था कि जो गॉडेस होती है वो प्रियम के पास जाके पूछती है कि मतलब सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है। तो एक्चुअली जब थेटिस जो गॉडेस होती है और जो वो मैन होता है जिससे उसकी शादी हो रही होती है, तो उस टाइम पे गॉडेस की जीएस की तीनों वाइफ वहां पे पहुंचती है, और जब सबसे छोटी वाली जो वाइफ होती है वो वहां बोर हो रही होती है, जिसका नाम है एरिस। और एरिस जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो जीएस को देती है और उनसे बोलती है, उनसे पूछती है कि हम तीनों में सबसे ब्यूटीफुल कौन है। तो जीएस कहते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान से पूछो जो कि राजा तो हो बट एक्चुअली राजा की तरह ना रह रहा हो, वो आपको प्रॉपर वे में बता पाएगा कि आप में से तीनों में से सबसे सुंदर कौन है। तभी वो तीनों जाके प्रियम के पास जाती है, पेरिस पेरिस के पास जाती है और वो उनसे ये सवाल पूछती है। तो पेरिस जो है वो एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं देता है, वो टेम्पटेशन की वजह से एफ्रोडाइट को चूज कर लेता है। तो ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है इसका फ्रेज। देन है एक्लीज हील्स। मैंने आपको बताया कि जो इसकी थेटिस का जो बेटा होता है एक्लीस, उसकी पूरी बॉडी मोटल होती है इसकी हील्स को छोड़ के। तो अगर हील्स पे उसको किसी भी तरीके से चोट लगता है तो उसको हील के थ्रू ही मारा जा सकता है। तो ये एक्लीस हील्स उसका फ्रेज है। देन पोर्टेंट रिंग, ये गेम है जो कि उस समय खेला जाता है। हेलन से शादी कौन करेगा इस चीज को डिसाइड करने के लिए पोर्टेंट रिंग का गेम खेला जाता है। फिर ओट ऑफ टाइंडेरियस है, जब जलती हुई चिता पे टाइंडेरियस उसकी अपने बेटे की जलती हुई चिता पे पॉलिक्स की चिता पे ये शपथ लेता है कि हेलन जो है अब उनकी डॉटर नहीं कहलाएगी और उनका ट्रॉय से कोई वास्ता नहीं है। तो वो ओट ऑफ टाइंडेरियस है। देन जजमेंट ऑफ पेरिस आता है उसके बाद, जो कि जजमेंट ऑफ पेरिस में पेरिस को वापस अपने स्टेट आने का मौका मिलता है और वहां पे वापस से वो एज अ प्रिंस रहना शुरू करता है। वही है जजमेंट ऑफ पेरिस। इसके बाद ट्रोजन वॉर स्टार्ट हो जाता है। एक्लेस जो है वो सभी ट्रोजन आर्मीज को डिफीट कर देता है और ट्रोजन वॉर के विला पे जाके वहां के जितने भी ग्रेन्स है और जितने भी स्लेव्स हैं उसको ले आता है और उनको अपने कब्जे में कर लेता है। एगमनन जो है वो एक्लेस के कैंप तक पहुंच जाता है और उसकी जो स्लेव होती है जिसका नाम होता है ब्रेसिस, उसको वो वहां से किडनैप कर लेता है। ब्रेसिस जो होती है एक ट्रोजन प्रिस्ट होती है, उसको वो किडनैप करके अपने पास ले आता है। इस इसी बात पे एक्लिस जो है वो एगमनन के पास जाता है और उससे फाइट करना शुरू कर देता है ब्रेसिस के लिए। और एक्लिस कहता है कि मैं इस वॉर को छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे ब्रेसिस को वापस नहीं करोगे तो। और एक और चीज बता दूं, यहाँ पे अ, जो एक्लिस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। उसका अफेयर ऑलरेडी चल रहा होता है अपने कजन के साथ। और ब्रेसिस जो होती है वो उसकी स्लेव होती है जिसके लिए वो लड़ रहा होता है एगमनन से। बट एक्लिस मना तो कर देता है कि मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बट उसका एकमात्र रीजन होता है इस वॉर में रहने का कि वो हेक्टर को मारना चाहता है और खुद एक बेस्ट वॉरियर बनना चाहता है। फिर क्या होता है, एक्लिस जो है वो हेक्टर को मार डालता है और उसकी जो बॉडी है वो उसकी आर्मी के पास लेकर जाता है और उसकी बॉडी की बहुत इंसल्ट करता है कि तुम कहते थे कि ये वॉरियर है और मैंने इसे मार के आया। जो किंग प्रियम होते हैं जो कि हेक्टर के पिता होते हैं, वो एक बैगर का रूप धारण कर लेते हैं और अपने बेटे के
बॉडी को वापस लेने जाने के लिए एक्लेस के पास पहुंचते हैं और उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है हेक्टर की बॉडी वापस कर दी जाए उसकी प्रॉपर क्रिमिनेशन करने के लिए। देन जब 10 सालों तक वॉर चल रहा होता है तो इसी वजह से दोनों पार्टीज की यहाँ पे फूड एंड रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है और इसी वजह से यूलिसिस जो होता है एक प्लान करता है। यूलिसिस जो है एक किंग है इथाका लोकेशन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे धनुषबाजी बहुत अच्छे से आती है। वो एक बहुत अच्छा वॉरियर कहलाता है धनुषबाजी में। फिर ग्रीक आर्मी जो है इस फूड शॉर्टेज ज़्यादा ना हो और 10 इयर्स तक वॉर ऑलरेडी हो चुका था तो अभी कंटिन्यू ना हो, इसके लिए एक वुडन हॉर्स बनाते हैं और अपने सभी सोल्जर्स को उस वुडन हॉर्स में छुपा देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने हार मान ली हो ट्रॉय से, और वो वहीं पे छुप जाते हैं। और जो ट्रॉय के लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो सभी लोग हैं वो हार के भाग चुके हैं यहाँ से, और ये जो हॉर्स है वो गॉड अपोलो ने ग्रीक की तरफ से हमें ऑफर किया है, तो इस वजह से वो उस हॉर्स को आगे की दीवार मतलब ट्रॉय की दीवार को तोड़ के उस हॉर्स इतना बड़ा होता है कि उनकी दीवार के अंदर से फिट नहीं आता है, तो वो दीवार को तोड़ के हॉर्स को अंदर लेके जाते हैं अपने ट्रॉय प्लेस पे। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रीक लोग थे वो जो उस वुडन हॉर्स के अंदर छुपे हुए थे वो सभी रात के टाइम हमला कर देते हैं और एगमेनन जो है वो प्रियम एंड हेकुबा दोनों को मार डालते हैं। उसी टाइम पे जो एक्लिस है वो कैसेंड्रा को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, तो पेरिस जो है उसको सेव करने के लिए एक्लिस के हील पे मारता है और एक्चुअली पेरिस को नहीं पता होता कि उसकी एक्लेस जो है वो मोर्टल है और उस समय एक्लेस की डेथ हो जाती है। फिर एगमनन जो है वो हेलेन एंड कैसेड्रा को पकड़ लेता है और वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि मैनलॉस को पकड़ के लाओ एंड ही रेप द हेलन इन द फ्रंट ऑफ मैनलॉस। फिर एगमनन जो है वो मैसेज पहुंचाता है अपने स्टेट को और अपनी वाइफ क्लाइंटेमिस्ट्रा को कि वो जो है ट्रॉय को हरा चुके हैं और अब वहां के राजा रानी जो है वो एगमनन क्लाइंटेमिस्ट्रा है, और उसी कोरोनेशन के लिए वो अपनी वाइफ क्लाइंटेमिस्ट्रा को ट्रॉय बुलाते हैं। क्लाइंटेमिस्ट्रा जब वहां पहुंचती है तो वो एगमनन को कहती है कि बहुत बुरा खतरा आने वाला है, तो क्लाइंटेमिस्ट्रा उसे सचेत करती है बट एगमनन नहीं मानता और उसके अंदर ऑलरेडी काफी प्राउड भरा होता है और वो ही अगेन रेप्ड हेलन इन फ्रंट ऑफ क्लाइंटेमिस्ट्रा। तो जब कोरोनेशन चल रहा होता है उसी समय क्लाइंटेमिस्ट्रा ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसकी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ और इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ एगमनन की वजह से हुई, तो वो एगमनन से नफरत करना शुरू कर देती है। और जब कोरोनेशन चल रहा होता है उसी समय सबके सामने क्लाइंटेमिस्ट्रा जो है वो अपने हस्बैंड को मार डालती है, स्टैप कर देती है, और जितने भी वहां पे स्लेव्स होते हैं एथेंस के उन सभी को और सभी स्टेट्स को जो है वो फ्री कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, ये जो पोयम है वो एंड होता है। आई होप आपने इस पोयम को एंजॉय किया होगा। हाँ, थोड़ी लेंथी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके।